वो हस्ताक्षर केवल एजुकेशन से मिल सकता है, जो हस्ताक्षर इस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को भी उस व्यक्ति के सामने खड़ा रहने के लिए व्यवस्थागत परिस्थिति रह सकती है, तो वो केवल एजुकेशन है। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी खड़े थे, सर बैठे थे, ये इस व्यवस्था की बात है और ये केवल एजुकेशन से आ सकती है और किसी चीज से नहीं आ सकती। मैंने हमेशा एक बात महसूस की है, अगर आपको कुछ काम करने का आपने जिम्मेदारी ली या कुछ बनना चाहा और उसमें आप पहुंच गए, अगर आपके जीवन में उत्साह नहीं है, आपके दिल में वो करने का भाव नहीं है, आपके माथे पर वो आत्मविश्वास की लकीर नहीं है जिस काम को आप कर रहे हो, तो आप अपना 100% नहीं दे सकते। आप हमेशा कुछ न कुछ कमी दे पाओगे। तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति में 100% सफल होने वाले आदरणीय अजीत जी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने परिवार के लोगों से मिलवाया। समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो सर्वोत्तम सदुपयोग हो सकता था उसका आपने निर्णय लिया। नहीं तो जिस स्कूल में मैं पढ़ा था 6ठी 7वीं 8वीं, वो 2 कमरे का स्कूल था, उसमें प्लास्टर नहीं था, न दीवारों पर और न नीचे, नीचे तो धूल होती थी और उस धूल में हम लोग टाट बिछा के, पट्टी बिछा के पढ़ाई करते थे। उस स्कूल के जो संस्थापक थे, उन्होंने सबसे पहले ऐसे अध्यापकों का चयन किया जिनको कुछ ना आता हो, जिनको बच्चों से कम आता हो। तो इसलिए सबसे पहला संघर्ष अगर मेरे स्कूली जीवन का था वो 6ठी 7वीं 8वीं में था, जिसमें मुझे हर सब्जेक्ट की, हर विषय की तैयारी करके जाना पड़ता था और ब्लैक बोर्ड तक पहुंचता नहीं था, थोड़ी हाइट कम पड़ जाती थी, इसलिए ईंट लगा के पढ़ाना पड़ता था। और यही कारण है कि जब दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी ने नकल बंद कराई और हमने 10वीं का बोर्ड दिया, तो मेरी क्लास का हर एक बच्चा फेल हुआ, 100% बच्चे फेल हुए, क्योंकि पढ़ाते तो थे ही नहीं कोई। और जो एकमात्र पास हुआ वो इसलिए पास हो गया कि उसने उस स्कूल को छोड़ दिया था 2 साल पहले, तो वो मैं था जिसने छोड़ दिया था स्कूल। इसमें ताली बजाने की कोई बात नहीं है, ये मैं आपको संवेदनशील करना चाहता हूं कि इस समाज में ऐसे भी लोग हैं, विद्यालय संचालक, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप भी आगे चल के अपना अपना एक भविष्य निर्धारित करोगे, एक विकल्प चुनोगे कि मुझे क्या करना है। कुछ शिक्षक बनेंगे, कुछ सोचेंगे मैं भी अपने सर की तरह स्कूल खोलूं। हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारे अंदर वो शक्ति भी होनी चाहिए कि जो गलत करने वाले हैं उनको हम सबक सिखा सकें, उनको हम टोक सकें, उनको हम रोक सकें। इसलिए मैं जब डीएम भदोही बना तो मैंने संकल्प लिया कि मैं नकल नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। हम जहाँ भी रहें आगे, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉ ग्रेजुएट बने, बिजनेस करें, एथिक्स को हमें कभी छोड़ना नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए हमें अपने स्कूल ने तैयार किया है, पेरेंट्स ने तैयार किया है, हमारे शिक्षकों ने तैयार किया है, उस उद्देश्य को हम सिर्फ स्कूल तक सीमित ना रखें। मुझे पता लगा आप में से बहुत सारे बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। पहली बार कोविड ने बहुत सारे लोगों को शहर से गांव लेके आया कि नहीं, गांव में कोरोना से सुरक्षित हैं, शहर सुरक्षित नहीं है। पहली बार एहसास हुआ कि जो सब्जी है जो आ रही है बाजार में, इसमें हो सकता है कोरोना लगा हुआ, लेकिन गांव में जब अपनी खेत से सब्जी तोड़ेंगे, बनाएंगे, वो सुरक्षित है, अपने हाथ से तोड़ेंगे, अपने हाथ से उगाएंगे। तो ये गांव और शहर का फ़र्क है। अगर आप कंपेयर करोगे कि शुद्ध हवा कहाँ ज़्यादा है, गांव में या शहर में?
शुद्ध पानी कहां पे है? आबादी कम कहां पे है? शोर कम कहां पे है? गंदगी कम कहां पे है? इसमें आप आधे आधे हैं ना? नहीं, गांव में ही कम है, उसके बावजूद भी। तो गांव का जो वातावरण है वो पढ़ाई के लिए कहीं ज़्यादा अच्छा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन परसेप्शन। तो जीवन में हर व्यक्ति के पास बहुत सारी स्ट्रेंथ हैं और बहुत सारी वीकनेस है। पैरा ओलंपिक के बैडमिंटन में डीएम गौतम बुद्ध नगर कलेक्टर होते हुए, जिलाधिकारी होते हुए सिल्वर मेडल जीत के लेके आए टोक्यो ओलंपिक में। उनके पैर में पोलियो है, दिव्यांग हैं, बट उसके बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने आप को इतना फिट बनाऊंगा, इतना एक्सरसाइज करूंगा या इतना अभ्यास करूंगा कि मैं दावा कर सकता हूं इस स्कूल में अगर बहुत अच्छे भी बैडमिंटन खिलाड़ी होंगे तो वो दिव्यांग होके भी आपको हरा देंगे। ये शो करता है कि अगर व्यक्ति ठान ले कि मेरे अंदर कमजोरी तो कुछ है ही नहीं, सारी स्ट्रेंथ हैं, और हर व्यक्ति के पास स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, इसलिए डोंट कंपेयर विद एनीवन। एंड फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल वीकनेस तो कोई मैटर ही नहीं करती है लाइफ में, क्योंकि ताकत उसी के पास है जिसने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो जिसमें अपनी लेखनी से लोगों ने अपने आप को प्रभावित किया, समाज में बदलाव लेके आए, हर व्यक्ति में एक संवेदनशीलता का एहसास कराया, या एथिकल बिजनेस, रतन टाटा जैसे जिनके ऊपर कोई एक उंगली नहीं उठा सकता और आज उनके पास हर क्षेत्र में तमाम उपलब्धियां हैं। जब यहाँ से मेरठ मंडल से 8 लोग इस बार ओलंपिक में प्रतिभाग करने गए थे, मैं उनके पेरेंट्स से मिला। आपके पेरेंट्स और उन ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों के पेरेंट्स में कोई अंतर नहीं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई अंतर नहीं, लेकिन जिनमें ये हौसला था कि इस पृष्ठभूमि का मेरी ग्रोथ पर, मेरे करियर पर मैं कोई प्रभाव नहीं पड़ने दूंगा, वो आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जिसने एक बार भी ये रोना शुरू कर दिया कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो मेरे साथ में पढ़ने वाले के पास है, या पड़ोसी के पास है, या मेरे जानने वाले के पास है, या मेरे दोस्त के पास है, उसी दिन से हमारा पतन शुरू हो जाता, हम पीछे जाने शुरू हो जाते हैं। इस स्टूडेंट्स के एनालिसिस, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल एनालिसिस से जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो ये है कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है इसका एहसास हमें ही नहीं है, किसी और को तो कैसे होगा। और आप ये अपने जीवन में परखना कि कौन सी आपने असंभव होने वाली चीज़ें भी संभव की। असंभव मीन्स देयर वॉज ए टाइम व्हेन यू थॉट इट इज़ इम्पॉसिबल, आई कैनॉट डू इट, एंड देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन यू मेड इट, व्हेन यू डिड इट। एक बार जब मेरे बड़े भाई जितेंद्र सिंह जी ने मुझसे कहा कि देखो 10वीं में एक ज्योग्राफी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है और उसमें आपको दिल्ली टॉप करनी है, तो मुझे बड़ा इरिटेशन सा लगा कि इतना बड़ा लक्ष्य ऐसे ही बोल दिया कैजुअली, जैसे कहते हैं ना कई बार कि गुड़ का पुआ है क्या। So I thought it is not an easy task. How can you think of this, that I should get the first position in the entire Delhi? How can I do it? But that was the time when I was struggling to get even first position in my class. इसलिए जब मैं 9वीं क्लास में दिल्ली में मैंने एडमिशन लिया, and I am sharing this story because almost each one of us who is from the rural background face this issue. जब हम शहरी बच्चों के साथ में इंटरमिंगल करते हैं, मे नॉट बी विद इंटरनेशनल स्कूल, इट मे बी
Like if you go to Delhi for your graduation, maybe that college, you will face the same thing. चाहे आप BA करने जाओ, BSc करने जाओ, MBBS करने जाओ, इंजीनियरिंग करने जाओ या LLB करने जाओ, कुछ भी कोर्स करने जाओगे, आपको कुछ कॉमन समस्याएं हमेशा आपको का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जब आप सपोज यहाँ से 12th करने के बाद हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर में, बड़े कॉलेज में जाते हो, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले एहसास आएगा कि इनकी जो इंग्लिश है, जिस तरीके से बोलती हैं, जिस लहजे में बोलती हैं मेरी फ्रेंड्स, मेरी क्लासमेट, मैं वैसा नहीं बोल पाती। इट विल cause a sense of inferiority complex within you. It's a natural feeling. Number 2, you will feel कि जितनी अच्छी ड्रेसेस ये पहन के आ रही हैं, मैं नहीं पहन के आ रही। There may be 2 reasons. Number 1, affordability issue. Number 2, कि आपको पता नहीं कहाँ मिलेंगे. Then you start competing for that. Third, आपको लग सकता है कि जितनी दुनिया जहाँ की नॉलेज इनको है, जो एक्सपोजर इनका है, वो मेरा नहीं है। अगेन यू कैन स्टार्ट फीलिंग द सेम थिंग। जब भी आप स्विच ओवर करते हो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में, ये फीलिंग स्वाभाविक हैं, इनसे कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके प्रतिदिन नैतिक दैनिक जीवन में भी ये लगता होगा पढ़ाई में, नहीं यार आज मज़ा नहीं आ रहा। भले आपको साइंस बहुत अच्छी लगती है, हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगती है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील कि आज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इसलिए किसी से भी पूछो तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट क्या हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि नहीं सारे के सारे सब्जेक्ट मेरे फेवरेट हैं। कोई कहेगा आई लव केमिस्ट्री, कोई कहेगा आई लव बायोलॉजी, कोई कहेगा मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है, किसी को हिंदी अच्छी लगती है, किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है। दिस इज बिकॉज हम एक इंटरेस्ट डेवलप करते हैं और एक इरिटेशन डेवलप करते हैं कि नहीं आई कांट डू दिस। जो मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता कि हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, तो हम वीकनेसेस पैदा करना शुरू कर देते हैं और उस वीकनेस के सामने सरेंडर करना भी शुरू कर देते हैं, विच रिजल्ट इन कि आई डोंट लाइक दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और लाइकिंग और डिसलाइकिंग किसी भी सब्जेक्ट की इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितना थॉरोली उस सब्जेक्ट को पहले चैप्टर के पहले पैरा के पहली लाइन से आपने शुरू किया और समझा। अगर आपने बिना बेसिक्स को जाने, बिना बेसिक्स को समझे अगर आगे के एडवांस चैप्टर पढ़ने की शुरुआत करी, यू विल नेवर डेवलप इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मैंने देखा है, वो क्वेश्चन आंसर सीधे याद करते हैं। एग्जाम में यू कैन स्कोर वेरी वेल, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट you will not be able to gain that knowledge for longer duration. तो जब 4 नंबर आए और उन्होंने पूछा भाई सब्जेक्ट इस क्लास में कौन कौन मैथ्स में फेल हैं, तो 4-5 लोग थे, मैंने भी हाथ खड़ा किया। तो उन्होंने कहा कितने नंबर, मुझे बुलाया कितने नंबर, 4। तो जितने नंबर थे उतने उन्होंने फिर रसीद काट दी। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आते हैं लाइफ में। तो देन दैट डे आई डिसाइडेड कि एक सब्जेक्ट ऐसी जिसमें मुझे इतनी अच्छी कमांड है और मेरी ये हालत हो रही है, आई डिसाइडेड आई विल गो बैक टू माई विलेज। एंड मैंने बड़े भाई से कह दिया कि नहीं 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 अब तो नहीं रह सकता, ये तो अब लिमिट क्रॉस कर गई। सो देयर विल बी मैनी सर्कमस्टांसेस, देयर विल बी मैनी मोमेंट इन योर लाइफ व्हेन यू विल कंप्लीटली गिव अप। और उस समय आपके पास ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, आप गिव अप की भी स्टोरी ऐसे व्यक्ति के सामने कहो जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता हो, क्योंकि जो आपको प्यार नहीं करेगा उसके सामने गिव अप करोगे तो वो तो बहुत खुश होगा, इंक्लूडिंग फ्रेंड्स। कई बार कि ठीक है यार अब ये क्लास में मेरे से पीछे हो जाएगा, अब मैं इससे आगे हो जाऊंगा, इसने गिव अप कर दिया। सो दैट वाज द टाइम व्हेन माय ब्रदर
infused so much of confidence in me. तब उन्होंने कोई एक बात कही थी जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ बच्चों के साथ में, कि क्यों जाना चाहते हो? मैंने कि मेरे बस की नहीं है। क्या बस की नहीं है? मैंने कि ये नहीं, कोप अप नहीं कर सकता मैं इससे। क्लास में वैसे ही 63 बच्चों में 3rd रैंक आई है नीचे से, यानी 60वीं रैंक आई है। गणित में फेल भी हूँ, कोई इज्जत बची नहीं है क्लास में, तो किस मुंह से स्कूल जाऊँ? टीचर्स की नज़र में कोई इज्जत नहीं, स्टूडेंट्स की नज़र में कोई इज्जत नहीं, तो मैं क्या करने जाऊँगा? तो उन्होंने कहा, डू यू रियली थिंक दैट यू आर ए वीक स्टूडेंट? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे सामने दिक्कत थी। तो कहते हैं ऐसी डिफ़िकल्टीज, ऐसी चुनौतियाँ आपके जीवन में बार बार आएंगी, इसलिए आज एक मूल मंत्र देता हूँ और कुछ सवाल पूछूंगा, अगर उनके जवाब तुम्हारे मन मुताबिक हों तो तुम गांव चले जाना, अगर मेरे मन मुताबिक हों तो तुम यहाँ रुक जाना। मैंने कहा पूछो। कहते पढ़ने के लिए क्या चाहिए? पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। टाइम है कि नहीं? एंड द गॉड इज सो फेयर दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन as far as availability of time to each one of us is concerned. We all have equal time, all. उन्होंने कहा अच्छा लेट्स टॉक, कि आपके जो क्लास में बच्चे हैं उनके पास समय ख़राब करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा मतलब? कहते उनके घर में टीवी है। मैंने कहा हाँ सबके में, मेरे में ही नहीं है। अब नाउ आई एम क्राइंग फॉर दैट, आई एम क्रिबिंग कि मेरे घर में तो टीवी नहीं है। कहते टीवी आपके समय को बचाती है या ख़राब करती है? मैंने कहा नहीं, वो तो ख़राब करती है। कहते तो इसलिए स्कूल में यू आर द ओनली फॉर्चुनेट स्टूडेंट जिसके पास समय ख़राब करने के लिए टीवी नहीं है। एंड नाउ दिस इज़ परसेप्शन, ये कंप्लीटली इट्स ए गेम ऑफ परसेप्शन। मुझे भी लगा बात तो ठीक है बिल्कुल, और मेरे चेहरे पे एक खुशी आई कि आई एम फॉर्चुनेट। फिर उन्होंने दूसरी चीज़ कही, और पढ़ने के लिए क्या चाहिए? मैंने कहा पढ़ने के लिए आंखें चाहिए। ठीक है। मैंने कहा हाँ अभी तो चश्मा भी नहीं लगाई, अभी लगा है, और जिस दिन से लगाया मैं बहुत डिप्रेशन से मैं हूँ कि चश्मा क्यों लग गया। इतना घी खाया, इतना दूध पिया, कभी दूध और घी खाने में फिर लगता है शायद दिल्ली के दूध में या जयपुर के दूध में कुछ ना कुछ कमी रही होगी जो गाँव के में नहीं होती है। एंड तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बुक्स। तो टाइम, आपकी आईज एंड ब्रेन, यस आँखों के साथ ब्रेन भी, जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो भी, क्रेनियल कैपेसिटी भी हम सबकी सेम है। और आप जानते हैं साइंस में कि हम कितने कम % यूज़ करते हैं अपने ब्रेन का, ये हम सब जानते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिमेन अनयूज्ड, अनयूटिलाइज्ड। और अगली जो चीज़ है वो ये है बुक्स। और नाउ हियर यू कैन से कि देयर इज ए डिफरेंस। आई कैन नॉट अफोर्ड दैट नंबर ऑफ बुक्स या दोज एक्सपेंसिव बुक्स जो मेरे काउंटर पार्ट अफोर्ड कर सकते हैं। कोई भी किताब ख़राब नहीं होती है, और किताब वो अच्छी होती है जो आपको अच्छे से सिंपल सी भाषा में सारी बातें समझा सके। आपने देखा होगा कई किताबें ऐसी होती है जिसकी भाषा इतनी क्लिष्ट होती है कि अगर आप उसे पढ़ो तो कुछ समझ में ही नहीं आता, सब कुछ ऊपर से जाता है। क्या हमें ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए? लेकिन कई बार हमें लगता नहीं, किताब तो सही है, दिमाग में हमारे साथ दिक्कत है जिसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। एंड हेयर वी स्टार्ट लूजिंग थिंग्स। सो वी शुड ऑलवेज बिगिन अवर क्लासेस, अवर स्टडी विद द सिंपलेस्ट बुक्स विच मेक्स यू अंडरस्टैंड अबाउट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अगर वो हो जाता है तो वहाँ से हमारे फाउंडेशन स्ट्रांग होने लग जाती है। मैंने पिछली बार भी एक चीज़ बताई थी, जस्ट टू चेक द कैपेबिलिटी कि एक स्टूडेंट में, एक बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी होती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने एज ए DM भदोही किया। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन 15 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन की किताब 1000 के करीब किताब, 500 किताबें मैंने स्कूलों में बंटवाई, कॉलेज में बंटवाई, और कहा कि एक 6th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों का एक क्विज होगी, एक टेस्ट होगा on the basis on the question based on Indian Constitution। अब सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, एक कंपटीशन बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एंड MSc
MA, M.Ed, whatever, जो PG क्लासेज हैं, आपको भी लगेगा कि हम में क्या कैसे बराबरी कर सकते हैं। बट फॉर द सरप्राइज ऑफ ईच वन ऑफ यू, जो एंड मुझे पता था कि ऐसा होगा, कुछ न कुछ सरप्राइज होगा। जो क्लास का टॉपर था, उसका क्विज का जो टॉपर था, टेस्ट का जो टॉपर था, वो क्लास 7 से था। सेकंड टॉपर क्लास 6 से था। थर्ड टॉपर क्लास 8 से था। और जो UG PG में थे वो सब पीछे थे, एकदम पीछे थे। रीज़न बीइंग, ये जो ब्रेन है इसमें हर समय बहुत अच्छी चीज़ें अंदर जाती हैं, बहुत ख़राब चीज़ें अंदर जाती हैं, एंड दे कीप गोइंग। तो जैसे जैसे अगर अच्छी चीज़ों का एंट्री दिमाग में आपने कम कर दी तो ख़राब चीज़ों का जमावड़ा ओवर द पीरियड ज़्यादा होगा। तो डिस्ट्रैक्शन माइंड में बड़े लोगों के ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू छोटे बच्चों के, नंबर 1। नंबर 2, यू विल ऑलवेज फाइंड स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स, स्कूल स्टूडेंट्स आर ऑलवेज मोर डिसिप्लिन्ड देन कॉलेज बॉयज़ एंड गर्ल्स। मानते हो? And not only disciplined, they think more about the society, they follow more rules, value system उनका बहुत strong होता है। आप जिस एज ग्रुप में हो, आपके अंदर इस समय सबसे ज़्यादा एनर्जी है, सबसे ज़्यादा ग्रैस्पिंग पावर है। आप अपने टाइम को जितना अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे, आपका पूरा फाउंडेशन तैयार है। इसके बाद में चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, 90% contribution comes from your school life. 90%, believe me, 90%. And 99% of your personality is framed in your school days. 99%. आप environment के प्रति sensitive होंगे, नहीं होंगे, आप सड़क पर कचरा फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे, आप पानी का मिसयूज़ करेंगे, आप जेंडर इशू पर सेंसिटाइज होंगे या नहीं होंगे, ये सब कुछ इसी एज में डिसाइड हो जाता है। आगे चल के तो बस उम्र में दिन बढ़ते हैं, महीने बढ़ते हैं और साल बढ़ते हैं। तो वापस मैं उस चीज़ पे आता हूँ, जब ये चीज़ें बताई, देन आई डिसाइडेड ओके आई विल डू इट एंड आई कैन डू, बिकॉज आई एम मोर ब्लेस्ड देन अदर्स, बिकॉज दे हैव मोर मीन्स ऑफ वेस्टिंग टाइम एज कंपेयर टू मी। तो जब भी आपको कभी भी ये लगे कि नहीं कुछ कमियां हैं मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव नहीं कर सकता, तो फिर याद करिए कुछ खूबियां भी हैं आपके अंदर जिसकी वजह से आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। एंड यू विल गेट इट, यू विल एक्सप्लोर इट। जब सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम हुआ तो बड़े आराम से वो हुआ और मेरी फिर से 3rd रैंक आई, लेकिन इस बार ऊपर से आई, है ना। पहले नीचे से थी, इस बार ऊपर से आई। और फाइनल टर्मिनल में फिर 1st रैंक आई। और जब जियोग्राफी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन दिया, दैट टाइम आई वाज फुल्ली कॉन्फिडेंट कि जब मैं किताब का पहले अक्षर से लेके आखिरी अक्षर तक समझ लूँगा, माइंड में पढ़ना नहीं, रटना नहीं, देखना नहीं, समझ लूँगा, तो फिर बचेगा क्या? फिर कौन मुझसे आगे निकल सकता है? या तो मेरे बराबर तो आ सकता है, लेकिन मुझसे आगे नहीं निकल सकता, बिकॉज आई हैव डन एवरीथिंग, कंप्लीट कर लिया। तो जब भी कभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो, काइंडली फिनिश एवरीथिंग, फोकस ऑन सिलेबस। ऐसे नहीं कि हम कहीं भी गड्ढा खोदना शुरू कर दें। वी हैव टू प्लान मेटिकुलसली। और खाली पढ़ाई के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए। आज ये स्कूल है, आज ये बुलेट ट्रेन प्रोग्राम का यहाँ लॉन्चिंग है, हर चीज़ बहुत मेटिकुलसली डिज़ाइन की गई, प्लान की गई, एग्जीक्यूट किया गया। तब 2005 से लेके और आज 2021 है। वी कैन प्राउडली से कि नाउ इट्स ए मैच्योर्ड प्रोजेक्ट, इट्स ए कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। हालांकि उनके अंदर अभी भी कसक है, मैं इसे और अच्छा बनाऊंगा और बेहतर बनाऊंगा। तो देयर इज़ ऑलवेज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा स्कोप रहता है। तो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस इन द स्कूल डेज वाज स्टेज फियर। कि स्टेज वैसे कुछ भी बोल लेता था घर में,
दोस्तों से कुछ भी बोल लेता था, लेकिन जब स्टेज पर जाता था तो अंदर से ऐसे लगता था फ्यूज हो गया पूरा, कुछ दिमाग में रहा ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं पाता था। दैट वॉज माई वीकनेस। बट वीकनेस होना बुरी बात नहीं है, वीकनेस को दरकिनार कर देना, वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उस पर काम न करना, उसे दूर न करना, वो गलत बात है, वो बुरी बात है। तो किसी भी चीज़ को ऐसे अनरिजॉल्व मत छोड़ो। जब किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो जैसे पढ़ाना हो। अगर आपने स्टूडेंट टाइप में अपने अंदर एक टीचर डेवलप कर लिया, एक शिक्षक डेवलप कर लिया, तो आपको किसी परीक्षा में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। एम आई राइट? और ये संभव है। दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। हाउ इट इज पॉसिबल? आप अपने साथियों के लिए आप टीचर बन जाओ कि ओके, ये चैप्टर आपका, ये चैप्टर मेरे हिस्से का, हम दोनों इतने टाइम लेंगे, इतने टाइम में मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, इस चैप्टर को आप इतने टाइम में पढ़िए, देन आई विल टीच यू and you will ask question, I'll elaborate, I'll explain. If you are able to explain that particular concept, that means you have understood it very well. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, share your goal. जो भी आपका गोल है, if you want to crack IIT, if you want to crack medical, if you want to crack any other examination, आप अपने फ्रेंड्स का सर्कल बनाइए, हर दिन का एक टारगेट सेट करिए, एंड देन डिवाइड योर टास्क कि आज ये तुम करोगे, ये तुम करोगे, ये तुम करोगे, मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा, तुम मुझे ये पढ़ाओगे। देन यू विल फाइंड आपका जो टास्क है वो बहुत इजी हो जाती है। तो जनरली ये होता है कि हमारे साथ में जो बैठे होते हैं, हम उनके साथ में कॉम्पीट करते हैं कि इसके ज़्यादा नंबर ना आ जाएं, इसलिए उसके साथ शेयर भी नहीं करते हैं कि जो मुझे आता, अगर मैंने इसको शेयर कर दिया तो इसको भी आ जाएगा, और इसको आ जाएगा तो फिर मेरे और नंबर, इसके नंबर हो सकता है इसके और ज़्यादा आ जाएं, क्योंकि इसने क्या शेयर किया मुझे नहीं पता कि उसे जितनी चीज़ें आती हैं उसने शेयर की कि नहीं की। हैव फेथ ऑन ईच अदर, शेयर करिए। आपको जो आगे चल के जो कंपटीशन देना है वो दैट इज़ नॉट बिटवीन योर कलीग्स, जो आपके साथी हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ में आपका कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन इज़ विद द लार्जर वर्ल्ड दैट मे बी इन मिलियंस, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख लोगों के बीच में। इसलिए अगर वो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आप ये चूक मत करिए, आप सब साथ में पढ़िए। और मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ, विद एग्जाम्पल्स इट बिकम्स एक्सट्रीमली ईजी। हम 3 दोस्त थे, कमल, नीरज और मैं। हम लोगों ने सेम स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ऐसे तो कुछ नहीं होगा इनका, लेकिन हमें विश्वास था कि नहीं, संगठन में बड़ी शक्ति होती है। तो संगठन बनाया हमने, कॉमन सब्जेक्ट लिए, सेम हॉस्टल में रहते थे, कॉमन किताबें ली, किताबों में डिवाइड किया। कई बार किताब टाइम कम होता तो किताब को स्टेपल निकाल के 3 पार्ट में भी डिवाइड किया, अपना अपना पोर्शन याद किया, एक दूसरे को पढ़ाया, समझाया और आगे चलते गए। शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, उसका रिजल्ट ये रहा कि हम तीनों में से कमल की 8वीं रैंक आई इंडिया में, मेरी 21वीं रैंक आई और तीसरे की 58वीं रैंक आई। एंड प्रोबेबली दिस वाज फर्स्ट इन आवर नॉलेज जहाँ 3 दोस्त हों, तीनों एक एग्ज़ाम दे रहे हों और तीनों का एक ही सर्विस में और टॉपर्स में हो जाए। दैट इज़ द स्ट्रेंथ। ये दोस्ती की भी मिसाल है, दोस्ती में भी दम है और दूसरा शेयरिंग में भी दम है। ये जो एक दूसरे के साथ में कंपटीशन होता है, एवरी डेज कंपटीशन एंड एवरी डेज एग्जामिनेशन, ये आपको आराम से नहीं रहने देता, कभी आपको रिलैक्स नहीं होने देता, कभी आपको सुस्त नहीं होने देता, कभी आपकी ऊर्जा को कम नहीं होने देता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से जब आप किताब पढ़ते हो, एकदम क्वेश्चन आंसर पे पढ़िए। आज आप जाके एक नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ने लग जाइए जाके,
आपको 5 मिनट में नींद आ जाएगी। जब आप शुरू से पढ़ोगे आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको नींद नहीं आएगी। फिर भी मैं ये चाहता हूँ और मेरा मानना है कि जैसे हर चीज़ में ब्रेक होता है, ऐसे ब्रेन को भी हमें ब्रेक देना चाहिए। 40-45 मिनट पढ़े, थोड़ा सा ब्रेक दिया, रिफ्रेश किया, एंड दैट ब्रेक कैन बी ऑफ एनीथिंग, कैन बी ऑफ एनी नेचर। कि हमने किसी से बात कर ली, कोई गेम खेल लिया, कुछ वॉक कर ली, कुछ म्यूजिक सुन लिया, कुछ घर में बात कर ली, एंड देन अगेन बैक टू द बिजनेस। ये ब्रेक बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज बेसिक नेचर भी ह्यूमन बीइंग की है कि जब एक ही चीज़ में लगे रहोगे, एक ही चीज़ पढ़ोगे, तो आपको बोरियत फील होने लगती है। तो लाइवली रखने के लिए अपने आप को ब्रेक देना ज़रूरी है, मोनोटोनी को ब्रेक करना ज़रूरी है, कंटिन्यूटी को ब्रेक करना ज़रूरी है। और जीवन में किसी भी कंपटीशन को डिफ़िकल्ट मत समझो, क्योंकि जब जब हमने किसी को डिफ़िकल्ट मान लिया, हम उसी दिन हार जाते हैं। सेम डे हम फाइट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, हो सकता है पहली बार में कामयाब ना हो, लेकिन ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें कामयाब नहीं होने दे। ये अगर विश्वास रहता है, ये आत्मविश्वास रहता है, तो फिर कभी आप नहीं हारोगे। पर आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो कि जो माहौल, जो वातावरण, जो संस्कार, जो कमिटमेंट, जो डेडिकेशन और जो अफेक्शन, पर्सनल केयर आपको इस परिवार से मिल रही है, इस परिवार में मिल रही है, वो काफ़ी है आपको ग्रो करने के लिए, अपने जीवन में किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का मेरा और आपका इंटरेक्शन निश्चित रूप से मेरे अनुभवों के आधार पर आपको प्रेरणा देगा ऐसे मुद्दों पर जहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये मानते होंगे कि मैं इस क्षेत्र में कमज़ोर हूँ। मैं चाहूँगा अगर आप में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा इंटरेक्शन रह सकता है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। आप सब बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड हैं, आप इस देश के भविष्य हैं। किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो आप ज़रूर फ्रेंकली पूछ सकते हैं, अपने मन की जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। फिर कॉलेज में थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू किया, बट आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, इवन आपकी पढ़ाई के लिए, जितना आपकी बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं। पढ़ने से हमें एक तो जीतने और हारने की रोज़ाना का जो द्वंद्व है, मन में जो द्वंद्व चलता है कि आज मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, इसमें कम रैंक आई, मैं तो बेकार हो गया, कई बच्चे सुसाइड तक करते हैं। स्पोर्ट्स की रोज़ाना की जीत और रोज़ाना की हार आपको इतना मजबूत बना देती है और अगली एक जीत के लिए, हारने के बाद एक अगली जीत के लिए तैयारी का मौका देती है, एक जिजीविषा उत्पन्न करती है। इसलिए स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, ए ब्राइट स्टूडेंट, यू हैव टू ए वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन। आप सोच सकते हैं कि आपके दोस्तों का जब 8वीं रैंक आ जाए और 58वीं रैंक आ जाए और आपका प्रीलिम्स नहीं निकले सेम ईयर, तो आपका मोटिवेशन लेवल कहाँ होगा? ज़ीरो नहीं, और नेगेटिव में भी होगा, ठीक है ना। तो मानसिक स्थिति जब वैसी थी या वैसी महसूस करा रहे थे लोग, दैट टाइम आई वॉज हैविंग ओनली वन फीलिंग इन माई लाइफ कि हम 3 लोग थे, 3 में से 2 बने, सक्सेस रेट इज़ 66%। इससे बढ़िया किस ग्रुप की हो सकती है? अगर मैं इंडिविजुअल सोचता तो शायद डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन मैंने कलेक्टिवली सोचा कि हम 3 ने तैयारी करी, हम 3 में से पिछली बार तीनों ने मेंस दिया था और इस साल 3 में से 2 का हो गया, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो ये तो बहुत अच्छी सक्सेस रेट है। जब हम दूसरों के प्रति बहुत अच्छा भाव रखते हैं तो आपके अंदर कभी आपका मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाता। सो मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए हमें चीज़ें एक्सप्लोर करनी होंगी। वी हैव टू बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव, एंड दैट पॉजिटिविटी विल कम फ्रॉम all works which you have done for others, all sacrifices which you have made for others.
आपके पास बहुत सारे लोगों की जब दुआएं होती हैं, आशीर्वाद होता है, तो आपका मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं आता है। जब आप बहुत स्वार्थी होते हो, अपने आप में डूबे हुए होते हो, आपका मोटिवेशन लेवल धड़ाम हो जाता है। सिविल सर्विसेज की जो ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में, वो जीवन के ऐसे क्षण होते हैं जिनकी अभी कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती थी, सुबह 6 बजे से लेकर रात तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, बट द बेस्ट थिंग विच आई एंजॉयड वॉज ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में अब क्यों मैं बता देता हूँ। ट्रैकिंग में जब हमने ट्रैकिंग शुरू की थी, दैट वाज फ्रॉम गंगोत्री टू यमुनोत्री। तो जब हमने हनुमान चट्टी से ट्रैकिंग शुरू करी तो बारिश हो रही थी, 4 दिन लगातार बारिश हुई। बारिश में पीठ पे वजन लदे हुए, एकदम गीले, और पहाड़ पे फिसलन में चढ़ रहे हैं। सुबह 4 बजे से हमने ट्रैक शुरू किया था, 1 घंटे का ब्रेक लिया था। 7 बजे हम वहाँ पहुँचे जहाँ हमारा तंबू लगा हुआ था, टेंट लगे हुए थे, और टेंट में पानी भरा हुआ था नीचे, क्योंकि वो ग्रासलैंड थी। इतनी बारिश थी कि वो पूरे में से पानी बह रहा था। उसी में जो बिस्तर था उसको डाल के और हम पूरे पानी में सोए रात में। और वो पानी भी इतना ठंडा था कि उसका 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा। पहली बार एहसास हुआ कि हम में तो अपार शक्ति है कि सुबह 4 बजे से शुरू होकर 7 बजे तक और पानी में सो रहे हैं, वहीं उसमें जो कुछ खाने पीने को मिल रहा है तंबू में वो खा रहे हैं, और मॉर्निंग में फिर चल दे रहे हैं। किसी को न जुकाम हुआ, किसी को न बुखार हुआ, न किसी के शरीर में दर्द हुआ। तो दैट वाज बेस्ट पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग, बिकॉज इट मेड मी रियलाइज कि आदमी, इंसान इतना कमज़ोर नहीं होता जितना अपने आप को मानता है। ये लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, जो मैं पढ़ाई के बारे में कह रहा था, वो इवन आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी काम करता है, बताता है। सो जो वैल्यू सिस्टम आपके घर में आपको मिलता है, वो वैल्यू सिस्टम आपका कंटिन्यू करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन द एंटायर लाइफ। अगर आप टेम्प्टेड हो गए छोटी छोटी चीज़ों में, देन दोज बिकम योर वीकनेस। इन पब्लिक लाइफ नथिंग इज ओपेक, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। आप जो करते हो, जो कहते हो, जो बोलते हो, किससे मिलते हो, किससे कैसे मिलते हो, किस काम के लिए क्या करते हो, किस काम को कितनी देर में करते हो, कितनी देर में, जो देर में कर रहे हो वो क्यों देर में करते हो, ठीक है ना, ये सब समाज के सामने रहता है। सो टेम्पटेशन आर ऑलवेज देयर बिकॉज इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी टू बी इन कंफर्ट and to gain more and more, whether it is respect or money or post. It is all about controlling your emotions and do whatever is just and fair. 100% आदर्श बनना तो किसी भी प्रोफेशन में बहुत मुश्किल है, बट जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, अगर आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं करना है, आत्मविश्वास के साथ, अगर आपको लगता है कि मैं अपने आप को आत्मा में जब भी सोचूं तो मेरे अंदर ग्लानि महसूस नहीं हो, या अपने मिरर में देखूं तो आँखों से आँखें मिला के देख सकूं, तो यू विल नेवर डू एनीथिंग विच इज़ टर्म्ड एज ए रॉन्ग इन द सोसाइटी। सो एक तो ब्राइब लेना या देना आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन दूसरा सिस्टमेटिक चॉइस भी है। अगर सिस्टम ह्यूमन डिस्क्रिशन अलाउ करता है तो करप्शन का स्कोप जनरेट होता है। उदाहरण के लिए, आज इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में, पहले जैसे ही मेरे एक जीजा जी, मतलब मेरी बहन के पति, मेरे रियल जीजा जी, उनको, वो जा रहे थे स्कूटर से, उनको पकड़ लिया पुलिस ने। तो उन्होंने कहा 1 सेकंड रुको, उन्होंने फ़ोन मिलाया और पकड़ा दिया, बात करिए। तो उनका चालान कटवाया मैंने, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ कि उन्होंने कभी, लेकिन देयर वाज ए ह्यूमन डिस्क्रिशन कि भाई इन्फ्लुएंशियल लोगों का नहीं काटना है, किसी अधिकारी का चालान नहीं कटना, किसी पत्रकार का चालान नहीं कटना, नहीं कटता था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आई, ITMS, तो तमाम IAS IPS भी बताते हैं कि यार कहना मत, चालान हमारे भी कट गए हैं।
अब सबके चालान करते हैं। एक्सप्रेस वे पर 100 क्रॉस किया आपने, टेक्नोलॉजी ने पकड़ा, चालान भेज दिया आपके घर पर। आपने चौराहे पर रेड लाइट क्रॉस की, कैप्चर हुआ, सिस्टम से चालान कटा, उसको कोई इरिवर्सिबल है। सो एज ए यूथ जब हम सिस्टम में जाएंगे, अलग अलग प्रोफेशन में काम करेंगे, वी शुड ऑलवेज एम कि ह्यूमन डिस्क्रिशन कैसे ख़त्म हो सकता है। जब ह्यूमन डिस्क्रिशन ख़त्म होता है, करप्शन ख़त्म हो जाता है। ह्यूमन डिस्क्रिशन कम हो जाता है, करप्शन कम हो जाता है। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर आपके हर सपने में, हर प्रयत्न में आपको सफलता दे। आप बहुत अच्छे इंसान बने, आदर्श इंसान बने, इस समाज के, इस देश की अमूल्य धरोहर बने, इस आशा के साथ और इस विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।